क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर दूसरा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें हमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। देखिए पहला क्या है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। यहाँ पे कुछ पदार्थ जो हैं आपस में मिला दिए गए हैं, तो हमें उनको अलग करना है। तो किस विधि द्वारा हम उसको अलग करेंगे वही हमें बताना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करना। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, नमक। ठीक, नमक जो है जल में घुल गया है तो उसके विलयन को हम नमक को अलग और पानी को अलग कैसे करेंगे वो विधि हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, यानी नमक और पानी के विलयन को दोनों को अलग करने की जो विधि होती है वो वाष्पीकरण कहलाती है। समझ में आ गया, तो ये आपको लिखना है। दूसरा देखिए, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, तो ये विधि होती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऐसी विधि है, किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाए तो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, वाष्प के रूप में। तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातित हो जाएगा और बच जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो हमारा आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठीक, इस विधि से हम अलग कर लेंगे। सी नंबर देखिए, धातु के छोटे टुकड़े को, ठीक, कार के इंजन ऑयल से पृथक करना। तो कार का इंजन ऑयल देखिए वो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। धातु का जो टुकड़ा है वो ठोस अवस्था में है, इसको हम छान कर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर द्वारा हम छान कर यहाँ पे लिखेंगे सी में। अब इसके बाद डी, दही से मक्खन निकालने के लिए तो हम करते हैं अपकेंद्रण विधि। ठीक है, इससे दही और मक्खन बाहर निकल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अपकेंद्रक डी में आपका होगा। अगला जो है देखिए सवाल ई, जल से तेल निकालने के लिए, तो जल से तेल किस विधि से निकालते हैं, कि पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, जल अलग होगा तेल अलग होगा। एफ, चाय से चाय की पत्ती को पृथक करना, ये तो काफ़ी आसान है, छान कर। ठीक है, छान कर हम उसको अलग कर लेंगे। अब जी नंबर, बालू से लोहे के पिन को पृथक करना। देखिए बालू और लोहे के पिन को पृथक करने का जो विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, तो लोहा जो है चुंबक की तरफ आकर्षण हो जाएगा, सभी उसमें सट जाएंगे और बालू अलग हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। जी नंबर एच देखिए, भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करना, तो वो होती है ओसाना। हवा का झोंका द्वारा ओसाया जाता है, जिससे कि भूसा हल्का होता है, दूर चला जाएगा और ये गेहूं के दाने भारी होने के कारण ये बैठ जाएंगे। ठीक है, ओसाई द्वारा। अब इसके बाद देखिए एफ, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिल्ट्रीकरण। ठीक है, उसको हम आसानी से अलग कर लेंगे पानी और मिट्टी के कण को। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आई तो हमारा हो गया जे, पुष्प के पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, तो ये बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इससे हम पुष्प के पंखुड़ियों के विभिन्न रंगों को अलग कर पाते हैं। समझ में आ गया, इस तरीके से हमने ये पहला सवाल हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल क्या है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, वो चरण हमें बताना है कि चाय आप कैसे बनाएंगे। विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, विलय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना है। तो चाय बनाने के जब हम तरीके बताएंगे तो साधारण शब्दों के प्रयोग करने के बजाय इन रसायन विज्ञान के ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं इनको उसमें शामिल कर लेना है। ठीक है, तो आइए काफ़ी सरल सवाल है। देखिए पहला क्या है, विलयन। ठीक, पहले देखिए गिन लेते हैं कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 शब्द हैं, हम सबको शामिल करना है उसमें। देखिए काफ़ी ध्यान से समझिए, हम ऐसे करेंगे चाय बनाने के तैयार करने के चरण, चाय तैयार करने के चरण। पहला चरण देखिए क्या है, सबसे पहले एक पात्र में लगभग 100 ग्राम जल लेंगे। ठीक है, पहले स्टेप में इसे उबालने तक गर्म करेंगे। ठीक, देखिए पहले में शामिल हो गया जल क्या है, विलायक है, तो पहला शब्द हमारा शामिल हो गया विलायक। ठीक है, दूसरा जो चरण देखिए क्या है, अब इसे एक चम्मच यानी चम्मच के द्वारा विलय यानी चाय पत्ती डालेंगे। तो चाय पत्ती क्या है, चाय पत्ती हो गया विलय। देखिए विलायक भी आ गया और विलय भी आ गया, दो तो हमने शामिल कर लिया। अब तीसरे चरण में विलय यानी चाय पत्ती को घुलनशील भाग पानी में घुल जाएगा और उबालकर उसे छान लेंगे तथा छन्नी पर
अघुलनशील अवशेष रह जाएगा। देखिए इसमें सील अघुलनशील अवशेष घुल जाएगा। 1 2 3 4 इसमें शब्द हमने शामिल कर लिए तीसरे स्टेज में। अब इसका आखिरी स्टेज देखिए, घुले यानी फिल्ट्रेट में दूध चीनी मिलाकर बना विलयन पीने के लिए जो तैयार है वो चाय है। देखिए सब हमने शामिल कर लिया। तो इस तरीके से यही आपको आंसर में कर लेना है ऐसे ही, ठीक है। देखिए इसके बाद तीसरा सा सवाल है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। ठीक, प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो समतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे एक लड़की है प्रज्ञा, उन्होंने 3 अलग अलग पदार्थ की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पे जांचा। देखिए यहाँ पे तापमान अलग अलग है केल्विन में, ठीक है, और ये आंकड़े प्राप्त किए और प्राप्त जो परिणाम को लेकर 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा, देखिए ये सारे क्या है, विलेय पदार्थ है, ठीक है, और ये जो तापमान है इन सबको 100 ग्राम जल में, ठीक, यानी उसको घुलाने के लिए संतृप्त विलयन बनाने के लिए ये सारे पर्याप्त होंगे। तो निम्नलिखित तालिका में देखिए पहला सवाल इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। देखिए क्या है, 313 केल्विन तापमान ये रहा, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये कहाँ है पोटेशियम नाइट्रेट, ये रहा 62, ठीक है। तो 50 ग्राम जल में, जल की मात्रा कितनी है 50 ग्राम है, तापमान कितना है 313 केल्विन तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट को संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये 100 ग्राम के दिए गए हैं। जब यहाँ पे जल की मात्रा यानी विलायक की मात्रा हो गई कम, तो विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी, उसको संतृप्त बनाने के लिए उसको भी हमें कम करना पड़ेगा, यानी इसको आधा करना पड़ेगा, ठीक है। ये 62 तो 100 पे है, तभी तो यहाँ पे संतृप्त बन रहा है। अगर इसको फिर संतृप्त बनाना हो तो इसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि जल की मात्रा हो गई 50 ग्राम, तो ये हो गया 31 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, तालिका के अनुसार 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट को संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता है 62 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी संतृप्त करने के लिए 62/100 × 50, ठीक है, यानी 31 ग्राम, ठीक, इसका आधा। समझ में आ गया, जल की मात्रा आधा तो विलय की मात्रा भी आधा। बी नंबर देखिए, प्रज्ञा ने 353 केल्विन पर, ठीक, पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन के कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो क्या अवलोकन करेगी, वो स्पष्ट हमें करना है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, ठंडा होने पर कम ताप पर विलय की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे विलय ठोस कण क्रिस्टल के रूप में आ जाता है, ठीक है। अतः प्रज्ञा को ठंडे विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का शुद्ध क्रिस्टल दिखाई देगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए सी नंबर, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, ठीक है, ये रहा, हमें प्रत्येक का बताना है जो घुले हुए हैं, ठीक। और इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक कौन सा 37 है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 293 केल्विन तापमान पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता। देखिए हम इस तापमान पर बताएंगे जो जो घुला हुआ है सबका बताएंगे, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट 32 है, ठीक, तो ये 32 ग्राम में है। सोडियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35, अमोनियम क्लोराइड 37। सबसे ज़्यादा कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड तो है 37, ठीक है, और घुलनशीलता अमोनियम क्लोराइड 37 की है। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद डी नंबर सवाल, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए तापमान के परिवर्तन से क्या होगा कि तापमान पर घुलनशीलता का निर्भर करती है, ठीक है, तापमान पर घुलनशीलता निर्भर करती है। तापमान कम होने से घुलनशीलता कम हो जाएगी, तापमान अधिक होने से घुलनशीलता बढ़ जाएगी। जब किसी पदार्थ को गर्म करें तो वो ज़्यादा उसमें जो विलायक होगा वो विलय को घुला लेगा, तापमान कम कर दिया जाए वो नहीं घुला पाएगा, वो संतृप्त बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, निम्न के उदाहरण हमें सहित व्याख्या करना है। संतृप्त विलयन क्या है, तो ये हम लिखेंगे, एक संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई है जो दिए गए तापमान पर उस विलायक में घुल सकती है। इसका मतलब है यदि आप
और अधिक विलय मिलाते हैं तो वो नहीं घुल पाएगा, तो वो होता है संतृप्त। जैसे में कि पानी में अगर चीनी डालें तो एक समय ऐसा आएगा जो पानी है वो चीनी को नहीं घुला पाएगा, ठीक है, तो वो अवस्था हो गई संतृप्त विलयन। अगर गर्म करें तो वो घुला देगा, तो वो अलग बात हो गई। ठीक, समझ में आ गया। बी नंबर देखिए, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा हम लिखेंगे रासायनिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से ये देखा जाता है। रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी जो अवयव होते हैं, ठीक है, समान रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी प्रकृति समान होती है, अर्थात सभी पदार्थ शुद्ध अवयवों से बना हो, उसमें मिक्सिंग ना हो। समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी। समुद्र का जल देखिए, जल जो है क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक, खनिज भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। मिट्टी भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो एक ही अवयव से ये बने होते हैं रासायनिक दृष्टिकोण से। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा, अब इसके बाद देखिए सी नंबर, कोलाइड। कोलाइड क्या है। देखिए, कोलाइड विलयन वे हैं जो विलय के कण का आकार विलयन से बड़े होते हैं, ठीक है, परंतु निलंबन से छोटे होते हैं। ठीक है, तो विलयन और निलंबन के बीच के होते हैं। तो ये नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, क्रीम हो गया, रक्त हो गया, ये सब क्या है, कोलाइड है। और उसमें टॉर्च की रोशनी डालें, इसमें ठीक एक सीधी लाइन की तरह दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए निलंबन। निलंबन क्या है, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कण आपस में नहीं घुल पाते, हम उसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कीचड़ का पानी, रेत का जल, पानी में अगर रेत का टुकड़ा डाल दें तो वो नहीं घुल पाएगा, हम उसको आसानी से देख पाएंगे। पानी में चूना पत्थर इत्यादि से क्या है, निलंबन है, सबसे इसके कण बड़े होते हैं। 5 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विसमांगी मिश्रण में वर्गीकृत किए। देखिए, समांगी मिश्रण की बात की जाए, हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते, इसमें विलय विलायक इतनी बारीक से घुलकर विलयन बनाते हैं, तो हम बारीक नंगी आंखों से नहीं देख पाते। जैसे कि पानी और चीनी, ठीक है, पानी में चीनी का विलयन क्या है, समांगी हो जाता है। विसमांगी की बात करें, पानी में बालू डाल दें तो हम उसको देख सकते हैं, बालू को भी और पानी को भी। समझ में आ गया। तो यहीं पे हमें देखना है। देखिए, सोडा जल क्या है, सोडा जल जो समांगी होता है, लकड़ी क्या है, विसमांगी होता है, बर्फ़ क्या है, विसमांगी, वायु समांगी, गैसों का मिश्रण है, मिट्टी भी क्या है, विसमांगी, सिरका समांगी, छनी हुई चाय है समांगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वर्गीकृत कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 7वां सवाल, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। शुद्ध जल को हम कैसे पहचानेंगे, तो हम ऐसे पहचानेंगे, शुद्ध जल गंधहीन, रंग स्वादहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, उसका हिमांक और क्वथनांक निश्चित होता है। यदि दिए गए द्रव का हिमांक यानी जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर हो और उबालना 100 डिग्री सेल्सियस पर हो, इसका मतलब वो शुद्ध जल है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए 7वां, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ का मैंने क्या बताया, रासायनिक दृष्टिकोण से जो पदार्थ उसमें शामिल हो वो एक प्रकृति के होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ हो गए। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ को हम चयन करते हैं। बर्फ़ क्या है, शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के पदार्थों से बना है। दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, दूध क्या है, ये कोलाइड का उदाहरण है। लोहा शुद्ध पदार्थ है। अब उसके बाद देखिए डी नंबर, ये भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड भी शुद्ध पदार्थ है। पारा भी शुद्ध पदार्थ है। ईंट, लकड़ी, वायु ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखिए 8वां है, निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। कौन सा विलयन है, समुद्र का जल क्या है, विलयन है। वायु क्या है, विलयन है। सोडा जल क्या है, विलयन है। देखिए, समुद्र का जल जो है एक विलयन है। ठीक है, ये एक समांगी मिश्रण है जिसमें पानी और नमक, अन्य खनिज इसमें घुले होते हैं। ठीक है, वायु भी क्या है, गैसों का मिश्रण है, ये भी विलयन है गैसों का। सोडा जल भी हो गया, कोयला नहीं होगा। 9 नंबर देखिए हमारा, इसमें हमने चुन लिया 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडलन प्रभाव को प्रदर्शित करे, यानी हम इस पर प्रकाश डालें, ठीक, तो एक सीधी पत्ती इसमें दिखाई देगा। तो बी होगा, दूध होगा, स्टार्च का विलयन होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें चयन करना है तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझना है सोडियम क्या है, सोडियम तत्व हो गया। मिट्टी क्या है, मिश्रण है। चीनी का घोल क्या है, मिश्रण है। चांदी क्या है, तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यौगिक है। टीन क्या है, तत्व है। सिलिकॉन क्या है, ये भी तत्व है। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। देखिए, कोयला भी मिश्रण है, कार्बन के कण होते हैं और विभिन्न पदार्थ उसमें शामिल होते हैं।
वायु भी मिश्रण है विभिन्न गैसों का। साबुन क्या है, देखिए साबुन यौगिक है, साबुन प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं तो ये यौगिक हो गया। मीथेन यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये यौगिक है। रक्त क्या है, तो रक्त देखिए जो है ये, देखिए रक्त मिश्रण है, रक्त क्या है, मिश्रण है। इसमें कई पदार्थ शामिल होते हैं, तत्व भी शामिल होता है, लोहा, इसमें यौगिक भी शामिल होते हैं, ठीक है, जल भी होता है। तो ये क्या हो गया, ये मिश्रण हो गया। अब इसके बाद देखिए 11, निम्नलिखित में से, और ये देखिए ये कोलाइड का भी इसमें उधर ये आता है रक्त। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, देखिए पौधे में वृद्धि। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिससे हम पुनः अवस्था में, पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, या कोई नया पदार्थ बनता है। पौधे की वृद्धि, पौधा एक बार बढ़ जाए तो पीछे नहीं ला सकते हैं, और पौधे का वृद्धि एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है इसमें, ठीक। अब बी नंबर देखिए, लोहे का जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक है। लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, ये भौतिक हो गया। खाना पकाना, भोजन का पाचन भी हो गया। जल का बर्फ़ बनना, ये नहीं होगा। मोमबत्ती का जलना हो गया, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये सेशन पूरा कर लिया। धन्यवाद।